नंद वंश का साम्राज्य, ये मगध की तीसरी साम्राज्य मानी जाती है। जी हाँ, सबसे पहले जो हरियंका साम्राज्य हुआ था, जिसके की शुरुआत करने वाले राजा थे अजातशत्रु। उनका नाम आप सबने सुना होगा। उसके बाद एक दूसरी पीढ़ी आई थी जिसका नाम था सैशुंगा। शुंगा डायनेस्टी नहीं, जो कि पुष्यमित्र शुंगा नहीं, शैशुंग। और तीसरी जो है नंद, जो नंद वंश के शासक थे, वो शैशुंग के राजाओं को हराकर जो है फिर सत्ता में बैठे थे। और इसमें जो है इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, और ये भी मगध के तख्त पे बैठे थे। और जो इनका शासनकाल रहा है, वो अपने समय में जितने दिन ये थे, वो काफ़ी जो है मजबूत और काफ़ी जो है वेल्दी माना जाता था कि धन धान्य और इनके पास खजाना बहुत था, और ये मजबूत भी बहुत थे। लेकिन ये शासन अधिक दिन चला नहीं। 345 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक ही ये जो है 22-24 साल तक ही शासन रहा है, जिसमें कि 2 पीढ़ी ने शासन किया। जो सबसे इनका जो क्षेत्रफल था, वो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, मगध का ही वो हिस्सा था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के पहले था। यानी कि ये आज का बिहार और ये पूरे जो गंगा के मैदान है, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ क्षेत्र और पंजाब की सीमाओं तक इस राज्य का विस्तार हुआ था। कुछ कलिंग के भी कुछ भाग जो है इस राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो इसके पहले राजा बने थे, वो थे महापद्मानंदा, यानी महापद्मनंद। और उसके बाद जो है उनके 8 पुत्र हुए, जो कि जिसमें कि सबसे छोटे राजा थे, जो सबसे छोटे पुत्र थे, वो थे धनानंद, जो कि आखिरी राजा भी साबित हुए नंद वंश के। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये नंद वंश जो कि इतना शक्तिशाली और इतना वैभवशाली था, सबसे रिच मानते थे, अमीर धनवान एक राजघराना था। और जो है इसकी शक्ति भी एक समय इतनी थी कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने जब पंजाब पे हमला किया था, तो उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर गई, और केवल वो नंद वंश के डर के मारे, क्योंकि इनकी सेना इतनी विशाल थी और इतनी मजबूत थी, जिस कारण जो है सिकंदर की सेना भी है पंजाब से आगे बढ़ने से पहले उसने विद्रोह कर दिया कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे मगध के खिलाफ, नंद के राजाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस ढंग का ये शासन रहा होगा। और एक और बात मानी जाती है कि इसके पहले जो एक महाजनपद का एक समय था, और जो लिच्छवी गणराज वगैरह था, यानी कि भारत की जो राज व्यवस्था थी वैसे राज व्यवस्था थी, लेकिन उसका केंद्रीयकरण इतना मजबूत नहीं था, सेंट्रलाइज नहीं होती थी। लेकिन जो है नंद वंश, इस शासन का ही एक ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिला। पहले शासक थे नंद वंश के, वो थे महापद्मानंदा यानी महापद्मनंद। और इनके जो पिता थे वो महापद्मिन। ऐसा माना जाता है कि एक शूद्र महिला के साथ जो उनकी संतान उत्पत्ति हुई थी, वही थे महापद्मनंद। इसलिए जो है इसे पहला शूद्र साम्राज्य भी कहा जाता है। और ये लगभग सारे इतिहासकार ही मानते हैं कि महापद्मनंद की माता जो थी वो शूद्र थी। और महापद्मनंद के माने जाते हैं कि 8 पुत्र थे, और उन 8 पुत्रों ने उनके बाद लगभग जो है 12 साल के अंतराल में उन 8 ने बारी बारी से शासन किया, जिससे साफ समझ में आता है कि बहुत थोड़े थोड़े दिनों में जो है शासक बदलते गए। यानी कि भाइयों का झगड़ा रहा होगा, राज का बंटवारा रहा होगा। यानी 12 साल में अगर 8 बेटे कभी न कभी राजा रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि बहुत कोई एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहा। सबसे छोटे जो पुत्र थे वो थे धनानंद। उनके आने के बाद थोड़े स्थायी तो आया ज़रूर, लेकिन जो है लोग खुश नहीं थे। अब ये भी बात है कि अचानक से पतन का क्या कारण था। तो जो अचानक से पतन होने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और ज़रूरत से ज़्यादा जो है पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाना। कुछ नई मुद्राएं लॉन्च की गई थी, कुछ अलग से कर व्यवस्था, टैक्स का सिस्टम ऐसा था जिसमें सारा खजाना जो है राजा के पास, सारे निर्णय राजा लेता था। मंत्री परिषद से भी कोई ख़ास जो है उनका तालमेल नहीं था। अब चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में कि जिस कारण पतन इतना जल्दी हो गया है साम्राज्य का। उसमें एक ये भी चाणक्य की कथा हम सब जानते हैं कि एक बार चाणक्य शायद कुछ मदद या भिक्षा मांगने आए थे, दान अनुदान मांगने आए थे, जो अपमानित करके जो है धनानंद ने उन्हें निकाल दिया। और फिर उन्होंने अपनी शिखा, अपनी चोटी बांध ली कि नंद साम्राज्य का विनाश किए बिना मैं चोटी नहीं खोलूँगा।
ये कहानी हम सब जानते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो कारण ये था कि चाणक्य कोई अपने लिए धन मांगने नहीं आए थे। वो जो है एक तरह से धन दान अनुदान इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उस समय भारत की पश्चिमी सीमाओं पे सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की सेनाओं का ज़बरदस्त आक्रमण जारी था। वो एक एक करके सभी छोटे राज्यों को जीत रहे थे और सिर्फ जो पोरस थे उनका राज बाकी रह गया था। तो ये भी कहने के लिए चाणक्य वहाँ आए थे कि जो नंद वंश की जो शक्ति है और जहाँ तक इसकी सीमाएं पंजाब के पास तक है, इन्हें सहायता के लिए आगे आना चाहिए। नहीं तो जो जो यमनी सेनाएं हैं, यानी जो ग्रीक फोर्सेस हैं, अलेक्जेंडर की जो सेनाएं हैं, वो धीरे धीरे जो है भारत की पश्चिमी सीमाओं पर अधिकार करके जो है फिर वो अंदर के गंगा के मैदानी इलाकों में हमला करना शुरू कर देंगी। लेकिन जो है धनानंद चूँकि माना जाता है कि अपने अभिमान में चूर थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था जब वो मगध तक आएंगे तब मगध उनका जवाब उत्तर दे देगा, अभी तुम जाओ। तुम निर्धन और लालची ब्राह्मण केवल जो है धन अनुदान लेने के लिए जो है राजाओं के दरबार में हाजिरी लगाते हो। असल में ये कहानी कुछ ऐसी थी। ये चीज़ चाणक्य अगर सीरियल टीवी सीरियल दूरदर्शन पर देखेंगे तो उसमें भी ये बात साफ साफ दिखाई गई है। क्योंकि चाणक्य ये जानते थे कि अगर नंद राज्य की पूरी शक्ति लगा दी जाए तो अलेक्जेंडर पश्चिमी सीमाओं से पीछे हट जाएगा। इसके अलावा जो एक और कारण था वो था कि प्रजा में इनकी जाति को या इनके वर्ण को लेके भी कहीं न कहीं एक असंतोष था। उस युग में वर्ण व्यवस्था बहुत ही रूढ़ मानी जाती थी और कड़ी होती थी। जब पूरे समाज को वर्णों में विभाजित किया गया था, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और इस ढंग से। तो हालांकि इनके साथ एक बात जुड़ी चली आ रही थी पहले से, और समाज में ये बात प्रचलित थी कि ये एक शूद्र माता की संतान है या ये एक शूद्र राजवंश है। तो इसमें भी और ये भी कहीं कहीं आया है कि इन्होंने क्षत्रियों और बाकी कई समुदायों के खिलाफ भी काफ़ी काम किया था। तो समाज में एक असंतोष का कारण ये भी था। इतिहास में इन कई जगह इन बातों का भी वर्णन है। उसके अलावा जो चाणक्य ने फिर जो इनके खिलाफ काम करना शुरू किया, उन्होंने ये भी देख लिया था कि अगर नंद के नियंत्रण में भारतवर्ष रहा तो बहुत जल्दी पराधीन हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ से आक्रमण शुरू हो गए थे। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर केवल उसका एक उदाहरण था, और वहाँ से आक्रमणकर्ता जो है जानते थे कि भारत के पास संपदा बहुत है। और जिस ढंग से किंग पोरस की पराजय हुई उसके बाद उन्होंने इस खतरे को साफ भांप लिया था। यही कहने वो नंद के दरबार में गए थे पाटलिपुत्र, लेकिन उन्होंने डांट के भगा दिया। वो शायद इस बात को समझ नहीं पाए कि ये बात कितनी सीरियस है। पूरे भारतवर्ष की स्वतंत्रता पर खतरा था। और चाणक्य ने उस समय से ही जो है जो समाज का मध्यम वर्ग है, जिसमें कि विद्यार्थी हैं, छोटे व्यापारी हैं, चूँकि समाज में असंतोष था, उस असंतोष का लाभ उठाते हुए एक तरह से समाज में विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो उनके लोग थे, जो असंतुष्ट मतलब अधिकारी थे, जो गुप्तचर थे, सेना के अधिकारी थे, उन्हें उनमें भी पैठ बनानी शुरू कर दी। इस बीच चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ढूंढ के निकाला और छोटी छोटी टुकड़ियां सेना की इकट्ठा करनी शुरू कर दी। नंद के अलग अलग प्रांतों में विद्रोह होने शुरू हो गए, जिस कारण जो है उनका जो खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा उस विद्रोह को दबाने के लिए। क्योंकि विद्रोह दब नहीं रहा था, क्योंकि लोगों में असंतोष बहुत था। दो कारण थे इसके मुख्यतः। पहला कि जो कर प्रणाली थी, जो टैक्सेशन था और जो मुद्रा थे, इस कारण जो है लोगों की कमाई में से एक बहुत बड़ा हिस्सा राज खजाने में जा रहा था, और वो जो है राजा के भोग विलास में उसका उपयोग हो रहा था। पब्लिक वेलफेयर पे खर्च कम था, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा एक जो शूद्र राजवंश वाली जो बात थी, वो एक असंतोष का भी कारण था। और उसके ऊपर से जो है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के तरफ से जो पूरे राज्य में जो है विद्रोह की ज्वाला भड़काई जा रही थी, छोटी छोटी जो टुकड़ियों में विद्रोही तैयार किए जा रहे थे, उस कारण भी जो कमज़ोर होता जा रहा था यह राज्य। और ये भी माना जाता है कि एक बार जो है चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उनकी बागी सेना ने हमला भी किया था 322 ईस्वी से थोड़े दिन पहले, लेकिन उसमें पराजित हो गए थे। सोचिए, चंद्रगुप्त जैसे और चाणक्य जैसे रणनीतिकार, चंद्रगुप्त जैसे योद्धा की सेना को भी एक बार नंद ने हरा दिया था, तो शक्ति कितनी रही होगी। लेकिन फिर कुछ वर्षों के बाद दोबारा जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया और पाटलिपुत्र के आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत कर घेर लिया था पाटलिपुत्र नगर को, उसके तो थोड़े समय के बाद जो है पाटलिपुत्र नगर के अंदर और राजमहल के अंदर जो है
भीतरघात शुरू हो गया था, क्योंकि चाणक्य के लोग वहाँ भी थे, असंतुष्टों की पूरी फौज थी। और इस ढंग से 321 या शायद 322 ईस्वी में फाइनली पाटलिपुत्र पे अधिकार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। ये माना जाता है कि अंत में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जाने दिया था, उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया गया था। लेकिन कई जगह इसका भी वर्णन है कि चाणक्य के कहने पे जो है धनानंद की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो चाणक्य नहीं चाहते थे कि राज परिवार का ये आखिरी वंश जीवित रहे और भविष्य में फिर कहीं से कोई खतरा पैदा हो, यानी ये अपने समर्थकों सेनाओं को इकट्ठा करके कहीं फिर वही ना करे जो हमने इसके साथ किया था, फिर तख्ता पलट कर दे। इसलिए चाणक्य ने शायद हत्या करवा दी थी। हालांकि इतिहास में बहुत ये दोनों ही बातें चलती हैं। साफ तथ्य अभी मेरे पास मुझे जानकारी नहीं है, और शायद जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कहीं क्लियर एक ढंग से लिखा हुआ नहीं है इस बारे में। तो ये थी एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी कथा कि नंदवंश कहाँ से कैसे शुरू हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ और फिर जो है इतनी जल्दी 20-22 सालों में ही समाप्त क्यों हो गया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की उसमें क्या भूमिका रही थी और क्या प्रमुख कारण थे उसके इतनी जल्दी पतन होने का। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुराने में किसी नए विषय के साथ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।